Hello, my name is Divya Walia and I welcome you all in today's session. So today we are going to discuss a very important chapter from biology from class 11th and the name of the chapter is digestion and absorption. सो बेसिकली डाइजेशन होती क्या है? डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। अब जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा वो नॉन एब्जॉर्बेबल फूड है और इस नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को हमें सिंपल फूड में करना है, कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली डाइजेशन होती क्या है? डाइजेशन मेनली मैकेनिकल प्रोसेस होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। अब सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस की मैं बात करूँगी। बच्चे ये है कॉम्प्लेक्स फूड और इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा अब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एब्जॉर्बेबल फूड में फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले उस फूड को हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिससे कि क्या हो सके, उसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो सके। सो बच्चे जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपल फूड में कौन कन्वर्ट करेगा? एंजाइम्स कन्वर्ट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? वाटर की प्रेजेंस में करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो वाटर यहाँ पे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। अभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं ये हमारी दो तरह की होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटा मीन्स टूटना, एना मीन्स जुड़ना। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन है वो हमारी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अभी मैकेनिकल प्रोसेस होती कहाँ पे है? सबसे पहले हमने खाने को इनटेक किया, वो खाना हमारे माउथ में गया तो उसने च्यू किया, तो ये क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद वो खाना कहाँ गया? हमारे स्टमक में गया। स्टमक में क्या होगा? हमारे में चर्निंग मूवमेंट होगी, मतलब खाना जो है म्यूकस के साथ और HCl के साथ कंबाइन करेगा और उसके रिजल्ट में हमारी क्या होती है? चर्निंग मूवमेंट होती है। तो वो भी क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस आ गई। उसके बाद बच्चे जो हमारा फूड है इसी मैकेनिकल प्रोसेस में कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। और इंटेस्टाइन में होती है पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। ये पैरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस। ओके, तो ये भी एक मैकेनिकल प्रोसेस आ गई। तो मैकेनिकल प्रोसेस हमारी यहाँ पे होती है बच्चे। और उसके बाद जो हमारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो एंजाइम्स की हेल्प से होती हैं और डिफरेंट एंजाइम्स इस पे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। एट लास्ट जब वो खाना हमारे स्टमक में करता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें वो डिफरेंट सोर्सेज लेता है, लाइक फैट सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन्स, ये सब करके वो खाना क्या करता है? डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से। सो बेसिकली जो आपकी डाइजेशन है उसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है हमारा सिंपल फूड में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए हमारे पास बच्चे एक ट्रैक होता है और उस ट्रैक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी स्टार्ट करती है माउथ से और एंड तक कहाँ जाती है? एनल कैनाल तक। सो फर्स्टली हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के बारे में बात करेंगे बच्चे। माउथ लेड्स टू ओरल एंड द बक्कल कैविटी। ओके, और इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ टीथ के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे टंग के बारे में। तो बच्चे जो नंबर ऑफ टीथ हैं, जो ह्यूमन टीथ है उसमें जो हमारे नंबर ऑफ टीथ हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डाइफायोडोंट। ओके, फर्स्ट क्या है आपका? डाइफायोडोंट। तो बच्चे जो डाइफायोडोंट होता है उसमें सबसे पहले क्या होते हैं? हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी डेंटिशन। क्या बोलते हैं? एक को हम प्राइमरी डेंटिशन और सेकंड को हम बोलेंगे सेकेंडरी डेंटिशन। तो मेनली जो हमारी प्राइमरी डेंटिशन होती है बच्चे, प्राइमरी डेंटिशन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास, इनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, इनको हम बोलते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ। और जो हमारी प्राइमरी डेंटिशन में क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ टूथ कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं नंबर ऑफ टूथ? 20। इसमें क्या होता है? हमारे पास इंसीजर होते हैं जो हमारे स्टार्टिंग के टीथ हैं। उसके बाद आते हैं कैनाइन जो कि हमारे तीखे वाले दांत जो होते हैं, उसके बाद उनको कैनाइन्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है जी, प्री मोलर्स और मोलर्स को हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्राइमरी डेंटिशन हमारे पास प्री मोलर्स आर ऑलवेज एब्सेंट। ओके, और मोलर्स में हमारे पास थर्ड विजडम टूथ जिसको कि अक्कल दाढ़ बोलते हैं वो भी क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी डेंटिशन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। तो इसमें क्या होता है कि 20 तो वो जो मिल्क टीथ टूट के दोबारा से आते हैं, एक वो होते हैं यहाँ पे, और 12 हमारे पास आएंगे जो एडल्ट टीथ होते हैं। इसमें बेटा हमेशा प्री मोलर्स जो हमारे 2 होते हैं वो आएंगे और थर्ड विजडम टूथ जो कि अक्कल दाढ़ एब्सेंट थी वो प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ सेकेंडरी डेंटिशन। ओके, इसमें सेकंड हमारे पास आएगा थीकोडोंट। क्या आएगा? थीकोडोंट।
इसका मतलब होता है, थीकोडोंट का मतलब होता है ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ जॉ सॉकेट, मीन जबड़ा। मतलब हर टूथ क्या है हमारा, मतलब जॉ सॉकेट के बीच में रहता है, फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं थीकोडोंट। एंड थर्ड वन इज हिट्रोडोंट, थर्ड वन इज हिट्रोडोंट। तो बच्चे हिट्रोडोंट में क्या होता है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, मतलब टाइप ऑफ टूथ। हमारे पास 4 टाइप के टूथ होते हैं। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ टीथ। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंटल फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में बहुत दिया गया है, ये है डेंटल फॉर्मूला। तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है हमारे पास एडल्ट टीथ का, वो रहेगा 2 1 2 3 ओवर 2 1 2। सो डेंटल फॉर्मूला जो हमारे परमानेंट टीथ का रहेगा वो रहेगा 2 1 2 3 ओवर 2 1 2 3। इसमें 2 हमारे क्या आएंगे, इंसीजर्स आएंगे, इसमें हमारे 2 कितने आएंगे, इंसीजर आएंगे। ये क्या है, कैनाइन, ये प्री मोलर्स जिसको कि हम पीएम से डिनोट करते हैं, एंड दिस वन इज मोलर। ओके, तो अब ये कितने हो गए, 2 + 1 + 2 + 3 = 8। लेकिन जो हमारे 8 होंगे वो हमारे अपर जॉ में होंगे, अपर हाफ जॉ में, और इधर भी 8, इधर 8 टोटल, इधर भी 8, तो कितने आ जाएंगे टोटल, यहाँ पे आ जाएगा, ये अपर जॉ आ गया 8 × 2 = 16, और नीचे लोअर जॉ हो गया 8 × 2 = 16, टोटल इज 32। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये है डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, मतलब कि जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। इसके बाद मैं आपको डेंटल फॉर्मूला बताऊंगी मिल्क टीथ का, डेंटल फॉर्मूला मैं बताऊंगी आपको मिल्क टीथ का। तो इसमें क्या होता है बच्चे, हमारे पास 2 आ जाएंगे इंसीजर, ओके, 1 आ जाएगा कैनाइन, एंड प्रीमोलर्स आर ऑलवेज एब्सेंट इन केस ऑफ मिल्क टीथ, ओके। और यहाँ पे हमारे पास मोलर्स रहते हैं 2, और यहाँ पे भी 2, ये हमारा आ गया लोअर जॉ का, ओके। तो ये टोटल हो गए 5 × 2, 5 × 2 टोटल 20। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो हमेशा 20 रहते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था प्री मोलर्स आर ऑलवेज एब्सेंट इन केस ऑफ मिल्क टीथ, एंड थर्ड मोलर जो कि आपका विजडम टूथ होता है, अक्ल दांत जिसको कि हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे एब्सेंट रहती है। बट इन केस ऑफ डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, यहाँ पे अक्ल दांत जो हमारा विजडम टूथ है वो भी प्रेजेंट रहता है। सो सेकेंड बात करेंगे हम टंग के बारे में। तो जो टंग होती है दैट इज़ मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, और जो हमारी टंग होती है वो नीचे से हमारे जॉ के साथ अटैच होती है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। और जो हमारी टंग का काम क्या होता है, टंग हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड की मेस्टिकेशन में वो हेल्प करती है। और हमारी टंग के ऊपर पैपिले होते हैं, और उन पैपिलों में क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं कि पर्टिकुलर फूड का टेस्ट कैसा है, इधर वो फूड सोर है, स्वीट है, बिटर है, कैसा है। सेकंड जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में रहेगा वो रहेगा फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या होता है, ओरल कैविटी लेड्स टू शॉर्ट फेरेंक्स। ये फेरेंक्स क्या होता है, फेरेंक्स में क्या होता है, हमारे पास 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग होती है हमारी ट्रैकिया की, जिसको कि विंड के लिए, विंड की ओपनिंग भी बोलते हैं, और इसकी जो ऊपर ओपनिंग रहती है ट्रैकिया की, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। और दूसरी साइड हमारा रहता है ऊसोफेगस, जो कि क्या होती है, हमारी फूड पाइप होती है, जिसमें कि खाना एंटर करता है, उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट, GULLIT, गलेट, ओके। और यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, इस फ्लैप को बच्चे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। अब क्या होता है, जैसे ही आपने खाना खाया, वो खाना सीधा हमारा यहाँ से फूड पाइप से एंटर होगा, और क्या होगा कि एपिग्लॉटिस जो है इस ग्लॉटिस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा फूड डायरेक्टली क्या करेगा, ऊसोफेगस में आएगा, जबकि ट्रैकिया में नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी हम खाना खाते हैं वो ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए, मतलब कि हमारी जो श्वास नली, सांसों की नली होती है, जिसको कि हम गलेट बोलते हैं, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। सो ये हमारा हो गया। और जो फेरेंक्स है, इसमें क्या होता है, फेरेंक्स की मसल्स क्या होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं, मतलब कि हमारे पे डिपेंड करता है कब वो खाना हमें निगलना है, अंदर करना है, स्वेलो करना है या नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फेरेंक्स। सो थर्ड हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट रहेगा वो रहेगा ऊसोफेगस।
द लेंथ ऑफ द ऊसोफेगस इज 22 to 25 सेंटीमीटर। तो ऊसोफेगस में मेनली क्या होता है, जो ऊसोफेगस होता है वो उसका जो अपर पार्ट होता है वो आपका रहता है फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड, और नीचे वाला पार्ट जो है बच्चे वो ये आपका स्टमक है, जे शेप्ड स्टमक के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है कार्डिक स्फिंक्टर जो कि हमारा अटैच होता है ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में, और दूसरा हमारा रहता है पायलोरिक स्फिंक्टर जो कि ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और स्टमक के बीच में अटैच रहता है। और ऊपर जो हमारी फेरिंग्स के साथ जो इसके साथ मसल्स कनेक्टेड होती हैं 1/3 उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल, और जो नीचे की 2/3 मसल्स होती हैं वो उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्केलेटल मसल होती हैं वो पूरी की पूरी हमारे कंट्रोल में रहती हैं। कोई खाना हमें कब निगलना है, कैसे निगलना है, वो अप टू डिपेंड करता है हमारे पे। लेकिन जो 2/3 मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। अब होता क्या है बच्चे, जैसे ही आप खाने को स्वेलो करते हो, निगलते हो, तो हमारे फेरिंग्स की मसल में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, और रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारा जो खाना है वो ऊसोफेगस से होता हुआ डायरेक्टली क्या आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। तो ऊसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। ऊसोफेगस सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी एक फूड पाइप है। सो फोर्थ पार्ट जो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक का वो है स्टमक। स्टमक आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टमक जो होता है जे शेप्ड होता है, और स्टमक में क्या होते हैं, हमारे 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चे हमारा फंडस। फंडस जो पार्ट है वो क्या होता है, उठा हुआ पार्ट होता है। सबसे पहला वाला पार्ट जो होता है उठा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम फंडस। सेकंड पार्ट आता है आपका कार्डियक। अब कार्डियक पार्ट में क्या होता है, कार्डियक पार्ट आपका डायरेक्ट क्या है, ऊसोफेगस के साथ कनेक्ट है, जिसके कारण क्या होता है, खाना आपका इसी ट्रैक से कार्डियक के अंदर चला जाता है। उसके बाद पायलोरिक रीजन हमारा वो रीजन होता है जो नीचे जो हमारा सी शेप्ड आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के साथ जो अटैच होता है वो है हमारा पायलोरिक रीजन। और बच्चे जो लेफ्ट पोर्शन जो हमारा बचता है उसको बोलते हैं बॉडी, जो बचा हुआ पोर्शन है। मेनली स्टमक में कुछ भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। स्टमक में जो हमारा खाना है वो 4 to 5 आवर्स के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब आगे हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, या हमेशा याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारी मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होती है। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम होता है वो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, सी शेप्ड होता है, और ड्यूडेनम में ही हमारे सारी की सारी बाइल डक्ट होती हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट होती हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। सो मैक्सिमम ग्लैंड प्रेजेंट इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन भी क्या होती है, हमारी ड्यूडेनम में ही होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ज्यूजेनम की बात बताऊं तो ज्यूजेनम, कोई आपसे अगर ये पूछेगा कि जो आपकी जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो कहाँ तक चलती है, तो आप ड्यूडेनम भी बोलोगे बच्चे। ड्यूडेनम में तो मैक्सिमम डाइजेशन होती है, लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है आपकी आगे भी चलती है, मतलब कि ज्यूजेनम तक चलती है और इलियम तक चलती है। उसके बाद क्या होगा, इलियम पार्ट होगा, जिससे कि इलियम पार्ट क्या होता है, आगे जाके आपका कनेक्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो आगे मैं बात करूंगी लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फर्दर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सीकम, सेकेंड इज कोलोन एंड थर्ड वन इज रेक्टम। बच्चे जो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से बताया है, जो सीकम होता है उसको हम ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे का पार्ट है वो बंद होता है और जो ऊपर का पार्ट है वो ओपन होता है। और सीकम में क्या होता है बच्चे, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड की फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं विटामिन बी की और के की। ओके, नेक्स्ट ये जो हमारा सीकम है ये कनेक्ट रहता है हमारा कोलोन के साथ। अब कोलोन का ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये है हमारा असेंडिंग कोलोन, दिस वन, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है आपका डिसेंडिंग कोलोन, और ये थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है ये है सिग्मोइड कोलोन। मतलब कोलोन के भी क्या है, 4 पार्ट हैं। फर्दर कोलोन हमारा आगे रेक्टम के साथ जॉइंट रहता है, और रेक्टम जो है हमारा एनस के साथ जॉइंट रहता है। बेटा एनस में भी 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक मैंने आपको अंदर वाला बताया इंटीरियर इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल वॉलेंट्री। सो ये दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन, जिसमें कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रैक। थैंक यू।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारी मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन वहीं अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या होता है, सिर्फ जो बेस प्रोडक्ट है वो आपका फिर एनस के थ्रू जो है, एनल कैनाल के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट जो कि हमारा सी शेप्ड ऑर्गन होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास सारी की सारी डक्ट प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट, ओके। तो ये सारी डक्ट प्रेजेंट होने के कारण मैक्सिमम जो आपकी डाइजेशन है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जबकि जो एंड ऑफ द डाइजेशन आपकी रहेगी वो ज्यूजेनम में रहेगी। लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बेटा ऑलवेज कहाँ पे होगी, ज्यूजेनम एंड इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यूजेनम एंड इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए क्या होगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे पॉसिबल होगी। इसका रीजन क्या है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डाइजेशन ड्यूडेनम में होने के बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है हमारी ज्यूजेनम और इलियम में होगी। और उसके बाद अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ओनली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. So this is all about digestion and absorption. Thank you.